Hello students, welcome to the study adda. So in this second part we will know more about the light reflection and refraction. We have already discussed the some topics which are what is light and reflection of light and terms of reflection of lights, some laws of reflection of light. There are two laws, and the image, what is image, what is plane mirror, and what are the spherical mirrors, the types of spherical mirror, the important terms in the case of spherical mirror. The important terms in case of spherical mirror and important terms के बाद right now we will discuss the image formation by spherical mirror. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट केस, इसका हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे और वो होगा फर्स्ट, इसकी कंडीशन फर्स्ट केस, द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो पहले केस में क्या होगा, जब कोई रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आएंगी तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा. तो समझिए इसको. तो सपोज करें ये कॉनकेव मिरर है. तो ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की जो सरफेस है वो आउटर सरफेस ये पॉलिश होती है, आउटर सरफेस पॉलिश होती है. अब यहाँ पर जो रे इंसिडेंट रे हैं वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है, यहाँ भी आ सकती है कहीं भी, तो वो रेज कहाँ से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं. रेज कहाँ से पास होती हैं? फोकस से. तो ये फर्स्ट लॉ है या एक फर्स्ट फिनोमिना है जो कि यूज होता है. क्लियर? तो पहला फिनोमिना या फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन रूल्स क्या कहता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो a ray parallel to the principal axis passes through the principal axis after reflection from focus, passes from the principal focus. तो it will pass from the principal focus. तो F is principal focus. तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. तो जैसे ये मिरर है तो यहाँ भी को ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकल से आ रही हैं, प्रिंसिपल फोकस से आ रही हैं. तो ये इस रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से गई, तो इसको हमने पीछे डॉटेड बनाया. तो ये हमें उससे आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जबकि यहाँ पे कॉनकेव में वो फोकस से ही पास हो रही हैं. ठीक है? तो पैरेलल रे अगर कोई आएगी तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी. तो ये है हमारा फर्स्ट केस. अब सेकंड केस देखिए. सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस, अगर कोई रेज फोकस से आ रही है, कोई रे कहाँ से आ रही है? फोकस से. जब वो फोकस से आएगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद, मिरर से जो है स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और रे यहाँ से आई थी और पैरेलल चली जाएगी. क्लियर? तो रे कहाँ से आई? फोकस से. सेम इस डायग्राम में रे फोकस से आ रही, फोकस की ओर आ रही थी, डॉट 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 करके यहाँ पे बना लिया, और वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के. तो दोनों केस सेम हैं. ये आप जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे. जो भी मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आपकी नोट होनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे. तो सेकंड केस क्या है? ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. और नेक्स्ट केस इज केस नंबर 3. तो केस नंबर 3 क्या कहता है? द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी.
तो अगर कोई रे सी से जाएगी तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये लाइन जा रही है सी से। तो अगर रे जो लाइट रे है वो कर्वेचर से पास होकर के आएगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस सेम डायरेक्शन में लौट जाएगी, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी रे में वापस लौट जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, ये थर्ड केस, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होगा, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल ये गलत है। ए रे पासिंग थ्रू, मैं लिखवा देता हूँ, देखिए आप नोट करेंगे। ए रे passing through the center of curvature will be reflected back in the opposite direction। सेम नहीं होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको लिखने पे ध्यान देना है, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, केस नंबर 4, द रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis। तो रे कहाँ पे आ रही है, सीधे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से और ये पोल पे। तो रे अगर पोल पे आएगी तो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगी, तो द ए रे oblique to the principal axis goes oblique after reflecting from the pole to the both concave और कॉन्वेक्स मिरर एट द सेम एंगल। तो इस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, जैसे कोई प्लेन सरफेस है, अब प्लेन सरफेस पे कोई लाइट आई, उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाया था। तो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाया था, एंगल आई इक्वल था एंगल आर के। ये हमने कल जो केस पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देख लेंगे। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लाइट की रे जो है पोल पर आ रही है। तो ये पोल पर आ रही है, पोल से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, सेंटर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इससे एंगल बनाते हुए, आई एंगल बनाते हुए आएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल यानी इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी। ये दोनों एंगल सेम होंगे, चाहे वो केस आपका कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स मिरर का हो, क्लियर। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट केस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर इन वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा कि ये एक कॉनकेव मिरर है और इससे अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कभी इन्फिनिटी पर, कभी इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी फोकस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो 3 4 6 केस हमारे बनेंगे इस तरह से, अलग अलग पोजीशन पर हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को और उस हिसाब से देखेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये समझा जाएगा, क्लियर। तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एट द वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, पहली पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब when the object is placed between the principal focus, okay, the pole of the concave mirror and the pole of the concave mirror is enlarged।
तो अब कैसे क्या होगा, तो ये हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। मैं आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो एक रे गई पैरेलल, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होते हुए आएगी, ये हमने पढ़ा है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ डायग्राम को, तो ये आपको क्लियरली समझ आएगा। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ हमारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट था, एक रे गई पैरेलल। अब पैरेलल गई तो स्ट्राइक करने के बाद वो रे फोकस से होते हुए चली गई। दूसरी रे जो है वो सी से पास हुई, सी की डायरेक्शन में थी, तो सेम डायरेक्शन में आ गई। तो सी से जाने वाले, सी की ओर आने वाले ये रे हो गई। अब क्या हुआ कि ये दोनों रेज यहाँ तो नहीं मिलेंगी, बट डॉट 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 करके पीछे की ओर, यानी बिहाइंड द मिरर ये मीट करेंगी। तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो कैसी इमेज बनी है, इमेज है वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट तो ये है और इमेज का साइज उससे ज़्यादा है। तो कैसी इमेज बनी, इनलार्ज्ड। कैसी इमेज बनी, इनलार्ज, उससे बड़ी इमेज बनी, ठीक है। कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर। ध्यान से समझनी है चीजें, बिहाइंड द मिरर। तो ये प्रॉपर्टी होगी, वर्चुअल इमेज है, इनलार्ज इमेज है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है। क्लियर है। तो देखिए अब स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो इसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पे कवर हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो कैसी इमेज बनेगी, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनी है। इमेज कैसी है, सीधी है। और ये ऑब्जेक्ट था हमारा, तो इमेज बनी है सीधी। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो चारों केस हो गए, इनलार्ज है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है एंड द बिहाइंड द मिरर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, और इन्हें हम कहते हैं नेचर ऑफ इमेज भी कह सकते हैं। तो नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इज, द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज इनलार्ज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। क्लियर। तो फर्स्ट केस को मैंने आपको डीप में इसलिए समझाया कि आगे के जो 5 केसेस हैं उन्हें आपको समझने में आसानी होगी। तो अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो इस इमेज को भी जूम कर लेते हैं और इस इमेज को समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो गया, फोकस पे। तो यहाँ से एक लाइन गई पैरेलल, जो पैरेलल रे जाती है, तो पहला केस, पहला रूल हमने पढ़ा था, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। क्लियर। एक रे हमारी ऐसे अपीयर हो रही है जैसे सी से आई हो। तो सी से आई है तो स्ट्राइक करने के बाद वापस सी से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। तो ये दोनों रे डायग्राम हमने ड्रॉ करे इस तरह से। ये हमारा मिरर था, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, नीचे बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। ठीक है, मिरर के सामने है ये इमेज, कहाँ है, मिरर के सामने है, मिरर के सामने इमेज है। और ये नीचे की ओर इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है कि बड़ी है इमेज, इमेज बड़ी है। कि कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनी है, इन्फिनिटी पर। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इन्फिनिटी, और कैसी है, बड़ी है, इनलार्ज है। तो इनलार्ज इमेज है। तो देखते हैं अब इसको स्लाइड में। तो स्लाइड में देखेंगे क्या दिया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ए हाईली इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, और एक हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ी इमेज बनती है। कैसी है, रियल है। तो जो इमेज हमारे इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने जितने इमेज बनेंगे वो सब कैसे होंगे, रियल इमेज, वो सब
रियल इमेज होंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, उल्टी बनी है यानी इन्वर्टेड, तो उल्टा होता है इन्वर्टेड, और मिरर के सामने बनी है इन्फिनिटी पर। तो ये चार इसकी हमारी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आप या इसकी नेचर ऑफ इमेज ये नोट कर लेंगे, प्लस इसका जो डेफिनेशन और मेन पॉइंट है वो नोट करेंगे। और डायग्राम सभी का ये बनाने हैं, ये भी डायग्राम बनाने हैं और ये भी, और आगे जो हम 4 केस और पढ़ेंगे उनके भी डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या होगा? थर्ड सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया? कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इसके बाद हमें इमेज कहाँ मिलेगी? when the object is placed between the center of curvature and the principal focus of a concave mirror, a real image कैसी मिलेगी? रियल इमेज। तो ये रियल इमेज है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पीछे। तो सी के पीछे ये इमेज हमें मिली है। तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, तो ये आ गए हम स्क्रीन पूरे डायग्राम पे, और अब इस डायग्राम में आप देखें कि किस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इसके सामने यहाँ सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से होते हुए वापस आएगी। ये रूल हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब एक रे इस तरह से गई जैसे सी से आई हो, तो जो सी से आई हुई अपीयर होगी तो वो सी की ओर ही वापस लौट जाती है, तो वो रे इस तरह से आगे बढ़ जाएगी और ये यहाँ पर कट करेगी। तो यहाँ इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई, वो रियल लाइंस के क्रॉस से हुई है, तो ये रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। अब नीचे की ओर बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनी है, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। ये किस प्रकार की इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। ठीक। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज क्या है? लार्ज, तो इन लार्ज हो गई। क्या हो गई? इन लार्ज। और इसकी पोजीशन कहाँ है? पोजीशन है सी से और इन्फिनिटी के बीच में, तो बिटवीन द सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या हम इसको कह सकते हैं बियॉन्ड द सी। तो ये हमारी जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी चार प्रॉपर्टीज़ या नेचर हो गई, वो इमेज की नेचर हो गई। ठीक है। तो देखिए इसको कंप्लीटली ये आपको सारा नोट करना है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड द सी, और रियल इमेज फॉर्म होगी। उसकी प्रॉपर्टी होगी बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सी, द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। तो ये इसके लिए। अब नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फोर्थ में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर के आएगी। तो एक केस ये हो गया, और जो रे फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो केस हैं, तो दोनों ने क्रॉस किया यहाँ पर, तो जो इमेज बनी वो ये बन गई। तो जहाँ ऑब्जेक्ट है जस्ट उसके नीचे इमेज बनी। तो इमेज कहाँ बनी है? एट द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनी है? उल्टी बनी है, इन्वर्टेड। रियल इमेज बनी है और सेम साइज की इमेज है। तो ये इसकी नेचर हो गई। तो ये आप नोट कर लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट और थोड़ा पीछे आ जाएगा तो इमेज थोड़ी आगे चली जाएगी। ये आप देखेंगे धीरे धीरे हर एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पीछे की ओर जाता रहा है और इमेज आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो इस केस में क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट को रखा गया सी और इन्फिनिटी के, एक रे यहाँ से पैरेलल गई, पैरेलल से फिर वो फोकस से होते हुए आ गई, और दूसरी रे जो सी से होते हुए जाएगी तो वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वापस सी की ओर ही लौट जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में होती है तो इमेज कहाँ बनती है? सी और एफ के बीच में। तो छोटी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट था सी से पीछे।
अब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है सी और एफ के बीच में, डिमनिश साइज हो गया, छोटी बनी है, डिमनिश मतलब छोटा साइज, रियल इमेज है, बिल्कुल रियल लाइन मिल रही है तो रियल इमेज है। और इन्वर्टेड इमेज, जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो मिरर के पीछे बनती हैं, ये याद रखेंगे। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, उल्टी बनी है, तो इसको हम कह देंगे इन्वर्टेड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और ये जो है तो फिफ्थ केस हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, सिक्स केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो एक रे आएगी पैरेलल, तो पैरेलल रे हमने ड्रॉ करी तो वो जाएगी फोकस से, दूसरी रे भी यहाँ से गई पैरेलल और वो भी फिर फोकस से जाएगी। तो ये कहाँ पे कट करेंगे, फोकस पे। तो फोकस पे एक छोटी सी इमेज बनी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे छोटी सी एक इमेज बनी, और हाईली डिमिनिश्ड, कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये इमेज है। इसको भी हम इन्वर्टेड ही मानेंगे क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि ये इससे नीचे है कि फोकस पे एग्जैक्ट है। तो पॉइंट साइज इमेज बनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर एट द फोकस पे बनी है, और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, और इन्वर्टेड इसको कंसिडर किया जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है, बहुत छोटी इमेज, पॉइंटेड इमेज। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज इज एट फोकस। क्लियर। तो ये हमारे जो सारे केस थे वो कॉनकेव मिरर के लिए थे। कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। हमने 6 केसेस थे किसके, इमेज फॉर्मेशन के। 6 केस हमने देख लिए, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर के लिए। अब नेक्स्ट इसका जो है एक समरी यहाँ पे ये आपके लिए है, आप इसको जरूर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे देखो, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, पॉइंट साइज इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ आपको लर्न करने में ये टेबल बहुत मदद करेगी। बियॉन्ड द सी, तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जब सी पे होगा ऑब्जेक्ट तो एट द सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन द सी एंड एफ, बियॉन्ड द सी, इन लार्ज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, एट द फोकस, इमेज इज एट द इन्फिनिटी, हाईली इन लार्ज इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो वर्चुअल इमेज किस केस में बनती है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। वर्चुअल इमेज बनती है केवल एक केस के अंदर, जबकि जो है ऑब्जेक्ट हो पोल और फोकस के बीच में। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस चीज़ से लेकर के, अलग अलग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेचर भी लिखवाई जाती है, हर एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा या इस टॉपिक से आएगा तो नेचर तो उसमें अक्सर कंसिडर की ही जाएगी, वो आपको लिखने के लिए आएगा ही। तो अब हम बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशंस बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट पोजीशन पे किस तरह से फॉर्म होंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक हमें 2 केस करने हैं केवल, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, रेज पैरेलल आएंगी और वो डाइवर्ट हो जाएंगी इससे, और ऐसे डाइवर्ट होंगी कि जैसे वो फोकस से आ रही हों। कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हों। तो ये इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंटेड इमेज बनी, जैसे सेम कॉनकेव मिरर के केस में बनी थी इमेज। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे वर्चुअल और इरेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल पर कहीं भी उसके बीच में हो, इन्फिनिटी से लेकर पोल के कहीं भी इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो यहाँ से रे गई पैरेलल, तो ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है, ये तो ये एक तरह से गई, और जो सी की ओर जा रही है इमेज, वो स्ट्राइक, जो सी की ओर रे जा रही है वो स्ट्राइक करके वो सेम उस डायरेक्शन में वापस आ गई। तो ये दोनों को आगे बढ़ाने पर ये जो है क्रॉस करती हैं यहाँ, और ये एक बहुत छोटी सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। तो इसमें हर केस में क्या है, वर्चुअल इमेज ही फॉर्म हो रही है, और इरेक्ट इमेज। तो कॉनकेव के लिए आप याद रखेंगे, इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। यहाँ डिमिनिश्ड इमेज बनी है, कैसी है, छोटी इमेज बनती है, तो इसमें हमेशा ही जो है डिमिनिश्ड इमेज हमें प्राप्त होती हैं।
तो ये केस हमें याद रखने, द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल कॉनकेव मिरर, ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो इमेज हमेशा इसी एरिया में फॉर्म होंगी, या तो फोकस पे या पोल और फोकस के बीच में। तो ये भी एक केस है कि या तो फोकस पे, जब इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे, और नहीं तो उसके बीच में कहीं। तो यही एक रेंज है। अब हमने कॉनकेव का केस भी देख लिया और कॉन्वेक्स का भी, सॉरी। तो ये इसकी एक समरी हो गई हमारी। तो इस समरी को जरूर नोट कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को पोजीशन किया गया तो इमेज कहाँ पे आई, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। और जब उसको इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा गया तो इमेज आई फोकस और पोल पे, डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब हम बात करेंगे इनके यूजेस की, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूज देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर जो भी रेज आती हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है, उन्हें एक तरह से कन्वर्ज करता है। तो इसी कन्वर्जन के कारण इसकी जो शेप है, इस शेप का यूज कहाँ पे हो रहा है, ये डिश एंटीना में, डिश एंटीना में इसका यूज हो रहा है। जो भी सिग्नल है उनको ये रिसेप्टर पे फोकस कर देता है। तो रिसेप्टर पे फोकस कर देता है, सभी जो सिग्नल है उनको, ये रिसेप्टर लगा होता है, आपने देखा होगा। तो टॉर्च में, टॉर्च जो होती हैं वो, उनमें इसका यूज़ किया जाता है, और व्हीकल्स की हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है। तो व्हीकल्स की हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में बड़ा देखने के लिए। इसमें डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं बड़ा देखने के लिए, सेविंग मिरर में यूज़ होता है बड़ा देखने के लिए। और जो सर्जन होते हैं, सर्जन अपना हेड गियर पहनते हैं, ये हेड गियर है, सर्जन्स का हेड गियर है। डेंटिस्ट यूज करते हैं एक छोटा सा मिरर, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस में ये सारी जो सन रेज हैं उनको फोकस कर देता है एक जगह पर। सभी सन रेज को एक जगह फोकस करने के लिए सोलर फर्नेस में जो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, वो रिफ्लेक्टर भी कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होते हैं। ये सब सारी लाइट को क्या कर देंगे, एक जगह फोकस कर देंगे। ठीक है। गाड़ी की हेडलाइट में, डिश एंटीना में डॉक्टर्स हेड मिरर जो होता है, हेड गियर उसको बोलते हैं। और रिफ्लेक्टर इन द सोलर फर्नेस यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, सेविंग मिरर में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सब में यूज होता है। तो ये जरूर आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं, ये रियर व्यू मिरर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो रियर व्यू मिरर होते हैं यानी पीछे की ओर देखने के लिए व्हीकल्स में, और क्योंकि ये बड़े चीज़ों को भी छोटा करके दिखाते हैं, इसलिए बहुत दूर तक का जो इमेज है वो हमें एक इसके अंदर देखने को मिलता है। तो पीछे की पूरी रोड और बहुत बड़ी गाड़ी को भी हम देख पाते हैं। शॉप्स में, सिक्योरिटी में, आपने मेट्रोज में देखा होगा, तो मेट्रो के आगे जो है सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। तो शॉप्स में और सिक्योरिटी के लिए ये हेयर पिन बैंड रोड पे जो है कहीं टर्न होते हैं, खासतौर पे माउंटेन्स एरिया में, तो रोड पे टर्न्स को देख पाए ड्राइवर तो आगे लगे रहते हैं। तो ड्राइवर सामने आते हुए रोड के टर्न्स को देखने के लिए उसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड्स। तो ये भी बहुत यूज़ होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन। तो ये मान लो मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके जो है यहाँ लेफ़्ट साइड पे प्लेस है, अपनी तरफ से देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये हो गई राइट साइड। तो ये मिरर से हमने इसको जज किया, ये मिरर की सेंटर पोजीशन है। तो लेफ़्ट साइड को हम मानेंगे नेगेटिव पोजीशन। अगर ये डिस्टेंस कैसी होगी, हमारी नेगेटिव डिस्टेंस होगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इससे राइट साइड पे प्लेस होगा तो उसकी डिस्टेंस जो है कैसी होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। सपोज करें कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये 10 सेंटीमीटर पर है, तो मैं इसको -10 कहूँगा क्योंकि ये 0 से लेफ़्ट साइड पे है। और अगर कोई इमेज यहाँ पर बनी और वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनी, तो मैं इसको +5 सेंटीमीटर कंसिडर करूँगा क्योंकि ये राइट साइड पर है और ये लेफ़्ट साइड पर है। ये चीज़ क्लियर है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हम समझ रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज है, तो जिसका कि साइज़ ऊपर की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके साइज़ की लेंथ अगर हमने मेज़र करी, मान लो कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसको हम प्लस में कंसिडर करेंगे। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कोई चीज़ है तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है।
यही होता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को कैसे लिखना है, फर्स्ट डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड में प्लस और पॉजिटिव होंगी, वहीं लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस माना जाएगा तो नेगेटिव होंगी। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड अबव ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस में पॉजिटिव होंगी और उसके नीचे बिलो नेगेटिव एक्सिस में माइनस वाई एक्सिस में नेगेटिव होंगी। तो आपने एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप इससे भी समझ सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का ये राइट वाला पार्ट, ठीक है, ये इसको हम एक्स डैश कंसिडर कर सकते हैं और ये वाई डैश। तो जो डैश में है वो नेगेटिव है और जो एक्स और वाई है ये प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस, तो ऊपर की ओर प्लस होगा और राइट साइड पे प्लस होगा। तो यहाँ पे आपने प्लस प्लस वो पढ़ा था, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे ये माइनस और वो ऊपर की ओर प्लस, अगर ऐसे ही यहाँ नीचे की ओर भी माइनस और इस साइड पे भी माइनस, और यहाँ नीचे की ओर माइनस और जो है राइट साइड है तो प्लस। तो ये वही सेम फंडा जो है यहाँ पर यूज़ होता है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी एक तरह से बस लैंग्वेज बदली है, सेम चीज़ है। अगर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो सेम अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी बात आती है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि इमेज की हाइट है 5 सेंटीमीटर और वो एक तरह से इरेक्टेड इमेज है तो उसको प्लस हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्टेड ही प्लेस किए जाते हैं सीधे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो m की वैल्यू आ गई 0.5। तो इसी तरह से हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h1 या h2 अपॉन h1, जो भी आप लिखना चाहो। मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि वो मिरर के इन फ्रंट हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है कि लगातार इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को जो है लेफ़्ट साइड पर ही लेते हैं, तो ये कन्वेंशन बन गया है। अगर हम चाहें तो नहीं लें, बट एक सिचुएशन होती है कि बार बार जब सब लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी लेफ़्ट साइड पे तो ये यू की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ और इमेज अगर यहाँ पर बनी तो ये डिस्टेंस इसकी हो गई v। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u कहलाती है और हमेशा नेगेटिव होती है। माइनस u भी हम उसको मान सकते हैं, तो हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए फॉर्मूले में माइनस v अपॉन u रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है कि माइनस क्यों है। माइनस इसलिए रखा गया है क्योंकि एक साइड को ऑलरेडी हमने नेगेटिव में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला जिसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते, या जो एक रिलेशन है किस किस के बीच में, फोकस और डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इनके बीच के रिलेशन को कहा जाता है मिरर फार्मूला। इन केस ऑफ मिरर तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये फार्मूला और पिछला मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में करवाऊंगा। तो जब लास्ट में हम इसको करेंगे पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, तो इस मिरर फार्मूला का, मैग्नीफिकेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो अदर टॉपिक हैं, लेंस और लेंस के जो इसी तरह के केसेस हैं, इमेज फॉर्मेशन, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ें, उन्हें सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।